देखते हैं, कृषि सब्सिडी को देख लेते हैं। कृषि सब्सिडी क्या होती है? कृषि सब्सिडी, देखो सब्सिडी का मतलब तो समझ रहे हैं ना। सब्सिडी मतलब है राज सहायता, शुद्ध हिंदी में मतलब सरकार आपको कुछ सहायता दे रही है, उसको शब्द दिया गया है सब्सिडी। ठीक है ना, मतलब सरकार या राज्य द्वारा दी गई सहायता। और कैसी सहायता? इकोनॉमिक, आर्थिक सहायता। राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता को सब्सिडी कहते हैं, आर्थिक सहायता को। समझ रहे ना, विभिन्न क्षेत्रों में दी जाती है। जैसे अब पहले घरेलू गैस सिलेंडर पे भी सरकार सब्सिडी देती थी, अब तो बंद हो गई या दे रही है तो नाम मात्र की दे रही है। पेट्रोल पे सरकार सब्सिडी देती थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता उस पर कहीं ना कहीं सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी दो प्रकार की होती है या दो रूपों में सब्सिडी दी जाती है। एक को कहते हैं हम प्रत्यक्ष सब्सिडी, प्रत्यक्ष, और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। देखो नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कि जिसे सब्सिडी दी जा रही है वही सब्सिडी का लाभ उठा रहा है। जिसे सब्सिडी दी जा रही है वही लाभ उठा रहा है। जिसे सब्सिडी दी जा रही है वही लाभ उठा रहा है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसे सब्सिडी दी जाती है वो लाभ नहीं उठाता। जिसे सब्सिडी दी जाती है वह लाभ नहीं उठाता। जिसे सब्सिडी दी जाती है वो लाभ नहीं उठाता। समझ रहे ना? अब देखो उनने कहा कि तुम घर बना रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, उसके तहत घर बनाने की कुछ लागत सरकार ने तुमको सब्सिडी के रूप में दे दी। वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है कि उनने कहा 2 लाख रुपए आ गए, डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आ गए। एक तरीका क्या होता था, अब तो खैर ज्यादातर डायरेक्ट ही हो गई है, नहीं तो पहले क्या होता था, उत्पादक को ही उपलब्ध करा देते थे। उत्पादक को, जैसे गैस सिलेंडर में पहले सब्सिडी चलती थी, आपको तो 400 रुपए में मिलता है गैस सिलेंडर, बाकी जो अंतर रहता था वो डायरेक्ट कंपनी को दे देती थी सरकार। गैस सिलेंडर 1000 का, 400 आपने दिया, 600 रुपए प्रति सिलेंडर सरकार दे देती थी कंपनी वाले। किसानों को खाद देना है तो किसान को खाद सस्ती कीमत पे मिलती थी, बाकी जो पैसा होता था सरकार डायरेक्ट कंपनी को दे देती थी। तो इनको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक है ना? अब देखो हमको केवल कृषि सब्सिडी पे फोकस करना, क्योंकि सब्सिडी तो हमारे सिलेबस में है नहीं। सब्सिडी और भी बहुत क्षेत्रों में दी जाती है, अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। हम नहीं जान रहे हैं कि सब्सिडी के अन्य पक्षों को, हमको केवल और केवल क्या है, एग्रीकल्चर सब्सिडी पर ही फोकस करना है। तो देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेके क्या विवाद। देखो पहला विवाद तो यही है कि कृषि सब्सिडी क्यों। पहला विवाद तो यही हो जाएगा, अर्थशास्त्री ये विवाद उठाएंगे कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी क्यों दी जाए, जरूरत क्या है इनको आर्थिक रूप से सहायता देने की।
तो देखो, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देने के कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य पूछे या क्यों लागू की गई, बात एक ही है। क्यों लागू की गई है, सब्सिडी के पीछे क्या उद्देश्य है, सब कुछ। तो देखो, कृषि सब्सिडी देने का एक बड़ा कारण या उद्देश्य है क्या, आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति से जुड़ी तकनीक को लागू करने के लिए, हरित क्रांति से जुड़ी तकनीक को लागू करने के लिए। समझ रहे, अभी बताया कि हरित क्रांति के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हाइब्रिड बीज महंगा आएगा, खाद महंगी आएगी, पेस्टिसाइड महंगा आएगा, इतना पैसा भारतीय किसान के पास है नहीं। अब हरित क्रांति का लाभ तो सभी को देना है, क्योंकि समावेशी विकास करना है, उत्पादकता बढ़ानी है। तो क्या करा सरकार ने, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको सब्सिडी देंगे, बीज मुफ्त में ले जाओ या सस्ते दाम पे ले जाओ, खाद आधी कीमत पे ले जाओ, दवाओं पे सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान उनको परचेज कर सके और उत्पादन में वृद्धि कर सके। ट्रैक्टर उनका नहीं खरीद सकते, ठीक है, 10 लाख का ट्रैक्टर 5 लाख हम सब्सिडी दे रहे, 5 लाख तुम दे दो ना, तो छोटा किसान भी ट्रैक्टर खरीद लिया। मतलब कृषि यंत्रों पर, उपकरणों पर हर जगह सरकार ने सब्सिडी दी। तो देखो, सब्सिडी देने का पहला कारण कृषि क्षेत्र में तो क्या है, आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे, ग्रीन रिवोल्यूशन को सभी को लाभ पहुंचाना। दूसरा, कृषि सब्सिडी देने का कारण क्या है, फसल पैटर्न को निश्चित दिशा, फसल पैटर्न को निश्चित दिशा में मोड़ना या निश्चित दिशा में ले जाना। क्रॉप पैटर्न को कैसे, क्रॉप पैटर्न को देखो, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर हुआ। अभी भी हमको दलहन और तिलहन उत्पादन भारत में कम है, और दलहन और तिलहन का हमको आयात करना पड़ रहा है, जबकि गेहूं और चावल बहुत एक्सेस मात्रा में है। तो सरकार क्या चाहेगी कि यार भारतीय किसान दलहन और तिलहन का भी उत्पादन करें, ताकि हमको कम से कम आयात को ना करना पड़े। तो अब दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी, हमने कहा कि भैया दलहन और तिलहन के उत्पादन किसानों को हम सब्सिडी देंगे। यदि तुम्हारे खेत में तिलहन लगा है तो बीज हमसे ले जाओ तो मुफ्त में, उसमें हम तुमको खाद भी सस्ती कीमत में दे देंगे, वो हम तुमसे खरीद भी अच्छे से लेंगे। तिलहन उत्पादक किसानों को हम ऋण की सुविधा अलग से उपलब्ध कराएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, तो किसान क्या करेगा, फिर तिलहन उत्पादन करने लगेगा। तो अपने आप से देश में तिलहन उत्पादित होगा, तो हो गया ना, क्रॉप पैटर्न को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए सरकार सब्सिडी दी थी। तीसरा, तीसरा है महंगाई। भारत में वस्तुओं की कीमतों, वस्तुओं की कीमतों को कम रखने के लिए, भारत में वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए, खासकर खाद्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुओं की कीमतों को कम रखने के लिए। समझ रहे ना, किसानों को सब्सिडी देगी तो किसानों की फसल उत्पादन की लागत कम होगी, लागत कम होगी तो वो कम दामों पर मार्केट में बेचेंगे, तो आम आदमी खरीद पाएगा, तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है सब्सिडी देने का, कि खाद्य सेक्टर में महंगाई को नियंत्रित करके रखना। चौथा सब्सिडी देने का कारण है, आप बताओगे कि कृषि में 42% जनसंख्या रोजगार पाती है। अतः ये केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं है, कृषि केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं, देश की आधी आबादी की आजीविका का साधन है। देश की आधी आबादी,
आधी आबादी की आजीविका का साधन। अतः आधी आबादी की आजीविका को बनाए रखने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देती है, क्योंकि ये केवल एक उत्पादन की बात नहीं हो रही है, एक सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक सोशल इशू है। एग्रीकल्चर एक क्या है, सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि देश की आधी आबादी उसमें संलग्न है। उनके विषय में तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनकी आय कैसे बढ़ाए। और पांचवा पॉइंट बता सकते हो कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहते हैं। कृषि क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन या इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं, ऐसा लिखना, इंजन ऑफ ग्रोथ, इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इंजन ऑफ ग्रोथ, इंजन क्या होता है? रेल में देखोगे इंजन आगे लगा रहता है और डब्बों को खींचता है, तो अर्थव्यवस्था का इंजन है कृषि। यदि कृषि सेक्टर ग्रोथ होगा तो पीछे के दो डब्बे, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, अपने आप आगे बढ़ेंगे। और यदि कृषि क्षेत्र आपका इंजन ही फेल है तो डब्बे अपने आप आगे कैसे? तो इसलिए क्या है, सरकार कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देती है। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र इंजन है। यदि कृषि क्षेत्र में विकास होगा तो अर्थव्यवस्था में चहुमुखी विकास होगा। देखो, ये कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देने के उद्देश्य हैं, या ये कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दी जा रही है। अब लेकिन देखो क्या है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देने से अर्थशास्त्री बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। कृषि क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सब्सिडी बहुत घाटा पैदा कर रही है। तो देखो, आपको ये बताना है कि कृषि सब्सिडी में विवाद क्यों है, विवाद का कारण, या क्यों अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देने का विरोध करते हैं। देखो, अर्थशास्त्रियों का तो एक सबसे बड़ा आधार क्या है कि कृषि सब्सिडी देने से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ता है। कृषि सब्सिडी देने से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। मतलब देखो, अर्थशास्त्री का यह कहना है कि भारत में जो उच्च राजकोषीय घाटे का कारण क्या है, कृषि सब्सिडी। भारत में उच्च राजकोषीय घाटा, पहले पढ़ चुके हैं फिस्कल डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट के हाई होने का एक बड़ा कारण क्या है, कृषि सब्सिडी। एक बड़ा कारण क्या है, कृषि सब्सिडी। और अब देखो, पूरा वही है, आपका राजकोषीय घाटा अधिक होगा तो आप क्या है, आपकी भुगतान क्षमता प्रभावित होगी, भुगतान क्षमता प्रभावित होगी, मतलब देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जब आपकी भुगतान क्षमता प्रभावित होगी तो आपके देश की रेटिंग कम हो जाएगी, रेटिंग कम, रेटिंग कम हो जाएगी तो निवेश कम हो जाएगा, आपके देश में निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो आपकी आय फिर कम हो जाएगी। दूसरा, कृषि सब्सिडी देने से क्या है, अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं दे पाती सरकार, अन्य क्षेत्रों में सहायता नहीं कर पाती, अन्य क्षेत्रों में सहायता नहीं कर पाती। ठीक है ना? तो देखो, विवाद का एक बिंदु बताया क्या, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटे बढ़ने से ये मुख्य कारण सब्सिडी है, कृषि सब्सिडी है, और राजकोषीय घाटे बढ़ेगा तो ये होगा। तो पहला विरोध का कारण क्या बताया गया है कि कृषि सब्सिडी से भारत का राजकोषीय घाटा बहुत ऊंचा बना हुआ है। दूसरा, कृषि सब्सिडी से परंपरागत आगतों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है, परंपरागत आगतों को बढ़ावा नहीं मिल पाता।
जबकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। जबकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। जबकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। समझ रहे हैं ना? ट्रेडिशनल इनपुट। किसान को खाद डालना है तो गोबर की खाद नहीं डालता। क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि उसको रासायनिक उर्वरक सस्ता मिल रहा है। और सस्ता क्यों मिल रहा है? सब्सिडी के कारण। सस्ता उर्वरक मिल रहा है तो किसान क्या है, डाल दे रहा है। नहीं भी जरूरत है तो डाल दे रहा है, जरूरत से ज्यादा डाल दे रहा है, सस्ता तो मिल रहा है। गोबर की खाद नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि वो उससे नहीं पड़ रही। और वो इतनी सस्ती क्यों पड़ रही? केवल और केवल सब्सिडी के कारण। यदि उस पर सब्सिडी नहीं होती तो शायद वो गोबर की खाद भी डालता। और गोबर की खाद पर्यावरण के प्रति ज्यादा हितैषी। एक उदाहरण बता रहे हैं। परंपरागत इनपुट का मतलब यही है कि जो किसान अपने स्तर पर या लोकल स्तर पर जो चीजें मिल जाती थी उनका उपयोग पूरा बंद कर दिया गया। केवल वो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड पर ही निर्भर हो गए, क्योंकि वो क्या सस्ता मिल रहा है। सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि सब्सिडी मिल रही है, जिसके कारण क्या पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो देखो ये भी एक नुकसान है। तीसरा क्या है? कृषि सब्सिडी के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। देखो, हरित क्रांति के तहत जो भी तकनीक अपना रहे हैं, उस तकनीक या वो जो खाद है, उसके वो जो बीज का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए अधिक सिंचाई की जरूरत है। सिंचाई में भी सरकार सब्सिडी दे रही है, किसानों को बिजली मुफ्त दे देती है। बिजली नहीं तो उनका सस्ती दरों पर बिजली दे देती है। फिर उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना ले आई। उन्होंने कहा कि सोलर पंप देंगे, कुएं में लगाओ, खूब सिंचाई करो, बंद ही मत करो। तो वो सोलर बम बंद, सूरज होता है वो चालू होता, चलते रहता और दिन भर बंद हो जाता रहा। बिजली में भी यही हाल है कि 4 महीने का एक बार 5,000 बिल दे दिया। अब तुम 2 मोटर चला रहा, 3 मोटर चला रहा, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बिजली खूब चला। जिन क्षेत्रों में धान की खेती नहीं भी होती थी वो भी धान की खेती। आज के पेपर में देखोगे मध्य प्रदेश की कृषि में बताया, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की बताया गया है कि एक समय ये सोयाबीन का मुख्य उत्पादन केंद्र होता था। आज क्या हो गया है? वो धान का कटोरा। और कारण क्या है? कारण यही है कि धान में फायदा ज्यादा, स्टेबिलिटी है, सरकार एमएसपी देती है, पानी तो भरना है, उत्पादन हो जाता है। सोयाबीन में अनिश्चितता है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव इस जिले के भूजल स्तर पर पड़ रहा है। अभी तो ठीक है, काम चल जा रहा है। आने वाले 10 सालों में आप देखोगे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, क्योंकि पंप साल भर चल रहा है। भाई धान के खेत में आपको पानी भर के रखना है। धान की ये खेती उन क्षेत्रों के लिए जहां पर पानी बहुत ज्यादा गिरता है, या मिट्टी कुछ इस टाइप की है कि पानी में सीपेज नहीं है। उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बारिश भर पानी रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। धान के खेतों में पानी, बारिश का पानी नहीं भरा है, इनने क्या है, पंप चला चला के भरा है। अभी पंप चला चला के पानी भरेंगे, फिर गेहूं में भी सिंचाई करेंगे, फिर मूंग में भी सिंचाई करेंगे, तो कुआं कब तक पानी देगा? तो साल भर ही तुम पानी निकाल रहे हो। तो भूजल स्तर अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो 24 घंटे तक ऊपर पानी गिर रहा है, लेकिन पंप बंद नहीं, पंप चल ही रहा है। क्योंकि ऊपर इतना पानी नहीं गिर रहा है कि वो गड़े को फुल भर दे, उसके लिए पंप चलाना ही पड़ेगा। तो कायदे से हमारी टोपोग्राफी धान की इस टाइप की खेती के लिए तो नहीं थी। हमारी जलवायु इस टाइप की धान की खेती के लिए नहीं है। लेकिन अब देखो खूब उत्पादित हो रहा है, तो अभी तो मजे हैं किसान के। जिस दिन नीचे जा रहा है फिर ये किसान रोएगा कि अब तो हमारे पास गेहूं की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं बचा। फिर कौन मदद करेगा? तो ये एक बड़ा इंपैक्ट है। तीसरा क्या है फिर? चौथा पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि देखो, जो कृषि सब्सिडी दी जा रही है वो कुछ अनाजों पे दी जा रही है। खासकर उन्होंने गेहूं चावल पर सरकार ने लंबे समय तक सब्सिडी दी। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? किसानों ने अन्य फसल उत्पादन बंद कर दिया। दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, इनके उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
और देख रहे हैं दलहन तिलहन को हमको आयात करना पड़ रहा है। अब सरकार जागी है तो मोटे अनाज पे देखो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, दलहन पे, लेकिन एक स्थिति है ना कि अब तो पूरे देश में ही गेहूं और चावल का उत्पादन हो रहा है। नहीं तो हम सोयाबीन उत्पादन करते हैं, सोयाबीन तिलहन है ना, तो सोयाबीन से तिलहन उत्पादन, लेकिन अब हमको तेल आयात करना पड़ रहा है और हम गेहूं चावल का उत्पादन कर रहे हैं। चौथी इसमें बात बता देंगे कि इस कृषि सब्सिडी ने लोगों के स्वास्थ्य, विपरीत प्रभाव डाला। लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला। वही बताया कि अत्यधिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड के उपयोग से वो जो फसल उत्पादन होगी उसको हम खातों खाएंगे तो हम ही ना, और वो हमारे में रोग उत्पन्न करे। जैसे तुमको वर्तमान में मैं उदाहरण दूं, मूंग की फसल, इस समय जो मूंग की दाल है जहर, क्योंकि देखो अपने यहाँ आसपास जो मूंग उत्पादित होती है वो क्या है, अप्रैल, मिड अप्रैल गेहूं की फसल कटेगी और जून, बस इसी के बीच हो जाएगी। 2 महीने हैं, अप्रैल मई और जून। जून में कट जाती है क्योंकि धान बोना रहता है बारिश के पहले, मतलब आप 3 अप्रैल मई समझ रहे हो, 2 महीने। अब इतनी जल्दी मूंग की फसल पकेगी नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है कि जब मूंग की फसल हरी रहती है, मतलब हरा है मूंग, तब किसान एक दवाई डाल देता है, एक पेस्टिसाइड डाल देता है, जहर डाल देता है, जिस जहर से क्या है वो मूंग का पेड़ पूरा सूख जाता है। और जो अभी मूंग कम से कम 20 दिन बाद तैयार होनी थी वो तुरंत हो गई। आज दवाई डाला, कल जाके काट लेता है और मूंग निकाल के घर आ गया। तो वो जो मूंग पैदा हुई है उसमें वो पूरा पेस्टिसाइड चला गया। और वो सोचो ना, हरे पेड़ को पूरा सुखा देती है। अब देखोगे हरा पेड़ है, उस पर डाला, 2 दिन पूरा सूखा, ऐसा लगेगा कि कब से सूख गया है। तो वो फायदा तो होगा किसान को, लेकिन वो जब खाएगा, जो व्यक्ति खाएगा उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। और फिर यही तो फिर कैंसर जैसे रोगों का बड़ा कारण बनता है। लेकिन अब इसमें किसान को भी फायदा है, तो फिर कौन क्या बोलेगा। खूब डाल रहे हैं, खूब उत्पादन कर रहे हैं, और जनता को भी कोई मतलब नहीं, कहा खाओ, फिर कैंसर होगा, 50 टाइप की बीमारियां होंगी, कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। तो ये भी है। हम जहाँ पे इनका उपयोग ज्यादा हुआ, खासकर पंजाब वाले क्षेत्रों में, वो पूरे देश की कैंसर राजधानी बनी जा रही है। बड़ा कारण क्या है, यही, क्योंकि पेस्टिसाइड सस्ता मिल रहा है, रासायनिक उर्वरक सस्ता मिल रहा है, तो खूब डालो, खूब डालो, तो वो आपके फूड चेन में शामिल होते गया है, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। छठवा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि उर्वरक सब्सिडी ने, खासकर उर्वरक सब्सिडी ने मृदा में एनपीके के अनुपात को बिगाड़ दिया है। नाइट्रोजन, समझ रहे ना, नाइट्रोजन, पोटास, इन सब का एक अनुपात होता है मिट्टी में, एनपीके अनुपात कहते हैं उसको। अब किसान को क्या है, ज्यादातर क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक पर सब्सिडी मिलती है, तो खूब डालो। यूरिया, अब खूब तुमने डाल दिया, जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो मृदा में वो बैलेंस बिगड़ गया, मृदा में बैलेंस बिगड़ गया, मिट्टी खराब हो गई, आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। और यही कारण है कि हरित क्रांति के पहले चरण में जिन क्षेत्रों में उत्पादक बढ़ा था, वर्तमान में वहां पे उत्पादकता कम होने की समस्या देखने को मिल रही है। पंजाब हरियाणा में उत्पादन कम होता है। हम देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश लगातार फसल उत्पादन में पूरी भारत में आगे आते जा रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड मिला उसको 4-5 बार। उसका कारण क्या है कि प्रथम चरण में हरित क्रांति में हमको कुछ मिला नहीं, हमारी जमीन अच्छी थी, अब हम उसमें खूब डाल रहे हैं। आने वाले 20 साल में हम भी पंजाब हरियाणा बन जाएंगे, हमारा उत्पादन भी गिर जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये कृषि सब्सिडी के, जिसको हम कहना चाहिए कि विवाद है, या क्यों लोग कृषि सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं, विवाद का कारण सीधे सीधे। अब देखो विवाद का कारण हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है, हमको बताना पड़ेगा फिर करना क्या चाहिए, भावी रणनीति क्या है।
भविष्य की रणनीति क्या है। तो देखो, हम सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि कृषि सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए, कृषि सब्सिडी को कम कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये खुद समझो कि देश की आधी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। भारत का कृषि किसान गरीब किसान है, उसको यदि सब्सिडी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, वैसे ही तो मर रहा है। हर साल हम देख रहे हैं कि भाई किसानों की आत्महत्या में वृद्धि हो रही है। तो स्थिति इतनी विकट है और तुम कह रहे हो कृषि सब्सिडी कम कर दो, तो वो हमारी सलाह नहीं रहेगी कि कृषि सब्सिडी कम करो। हम क्या कहेंगे कि कृषि सब्सिडी कम करने के स्थान पर उसका विवेकीकरण किया जाना चाहिए। विवेकीकरण, रैशनलाइजेशन, जितनी जरूरत हो उतनी सब्सिडी दो। उर्वरक की निश्चित सीमा तय कर दो कि 1 एकड़ पे आपको इतना उर्वरक मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बहुत सारी चीजें। मतलब विवेकीकरण मतलब होता है कि जितना चाहिए उतना ही दो, ठीक है ना। दूसरा बोलेंगे कि कृषि सब्सिडी को समयबद्ध होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, उसमें सनसेट क्लॉज होना चाहिए, सनसेट क्लॉज होना चाहिए। भाई तुमने कृषि सब्सिडी क्यों दी? ताकि किसान हरित क्रांति की तकनीक का उपयोग कर सके। चलो ठीक है, तो सवाल यह है कि किसान कब तक हरित क्रांति का लाभ उठाने में सफल हो जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक बार वो सक्षम हो गया तो फिर तो उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्सिडी तो एक प्रकार से सहायता है। सहायता तो कुछ समय के लिए दी जाती है ना, कोई पालना थोड़ी है कि जीवन भर ही देंगे। तो कुछ ना कुछ तो समयबद्धता होनी चाहिए, सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि ये सब्सिडी 5 साल के लिए है, 5 साल बाद ये समाप्त हो जाएगी, इसी को कहते हैं सनसेट क्लॉज। ठीक है। फिर तीसरा हम इसमें सलाह देंगे कि सब्सिडी की लक्ष्योन्मुखी बनाना है। टारगेट ओरिएंटेड। हमने आपको सब्सिडी दी तो उसका आपने क्या प्रभाव दिखाया, उत्पादन में कितनी वृद्धि करी, आपकी आय में क्या वृद्धि हुई, कुछ तो टारगेट होना चाहिए। अभी तो क्या हम बिना टारगेट के सब्सिडी दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो क्या हमको टारगेटिंग करना चाहिए। चौथा है राशनिंग करना चाहिए, राशनिंग, सब्सिडी की राशनिंग की जाए। राशनिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि कौन सी सब्सिडी ज्यादा जरूरी है उधर ज्यादा दी जाए, कहाँ जरूरत नहीं है उसको रोक दिया जाए, कम समय के लिए दी जाए, कम मात्रा में, ऐसी कुछ राशनिंग करनी चाहिए हमको। फिर कृषि सब्सिडी के तहत हमको केवल उर्वरकों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कृषि सब्सिडी को हमको करना चाहिए कृषिगत आधारभूत संरचना के विकास पर। कृषिगत मतलब सब्सिडी ऐसी दी जाए जिससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। अभी तो आपने उर्वरक दी, उनने डाल दी, उत्पादन में बात खत्म हो गई। इनका स्टोरेज के लिए सब्सिडी दो, ताकि क्या है, स्टोरेज बनेंगे, स्टोरेज बनेंगे तो आधारभूत संरचना बन रही है ना, तो ऐसी सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब्सिडी का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। सब्सिडी का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। समझ रहे ना, कि भाई सहायता दी ही इसलिए जा रही है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो वही सनसेट क्लॉज होना चाहिए, ताकि एक ना एक कभी तो पता चले कि अब किसान कहे कि हमको सब्सिडी की जरूरत है। तो ये हम क्या है, सब्सिडी के संदर्भ में हमारी कुछ सलाह। तो देखो ये कृषि में सब्सिडी से संबंध, हम देखो सब्सिडी को केवल कृषि के एंगल से देखा है, क्योंकि हमारा सब्सिडी टॉपिक नहीं, हम कृषि पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कृषि सब्सिडी को देखा है। अब इस कृषि सब्सिडी का एक विवाद डब्ल्यूटीओ को लेके, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार संघ है वो भारत की कृषि सब्सिडी का विरोध करता है। अब वो क्यों विरोध करता है वो अपन डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम केवल अपने स्तर पर देख रहे हैं कि सब्सिडी कैसी क्या दी जा रही है। तो देखो ये सब्सिडी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।
अब इसमें कृषि के अन्य सुधार हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा, एक तो एमएसपी का विवाद है और एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का विवाद है, उसको अपन अब कल देखेंगे।